बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। आज के प्रोग्राम में जो अहम मौज़ूआत पर बात होगी उनका ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में तोशाखाना केस में इमरान खान की 3 साल की सज़ा और गिरफ्तारी के बाद की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीर पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तहरीक इंसाफ के कानूनी चैलेंजेस पर बात की जाएगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक के नाम से होता है, जिसमें पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान हमारा इसराइल है, यानी पाकिस्तान इज़ आवर इसराइल, ये जुमला कब, किसने और क्यों कहा था। प्रोग्राम के पहले टॉपिक की तरफ आते हैं कि गुज़श्ता रोज़ एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लाहौर से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली तहलील होने के बावजूद इलेक्शन का इनेकाद 90 रोज़ में मुमकिन नहीं हो सकेगा। गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास के फैसले के नतीजे में इंतखाबात का इनेकाद कई माह के लिए ताख़ीर का शिकार हो सकता है। मरदमशुमारी के हतमी नताइज की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद है, जिसके लिए कम अज़ कम 4 माह लग सकते हैं, जिससे जाहिर होता है कि इंतखाबात 2023 में मुमकिन नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17A के तहत इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसलों के बाद बज़ाहिर नजर आ रहा है कि पंजाब और KPK की तरह विफाक, सिंध और बलूचिस्तान में भी निगरान सेटअप की मुद्दत 90 रोज़ से भी बढ़ जाएगी। आपको याद कराते चलें कि हुकूमती वुज़रा इससे कबल कई मरतबा इलेक्शन के वक्त पर इनेकाद का यकीन दिला चुके हैं, मगर चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक TV इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि इलेक्शन का इनेकाद नई मरदमशुमारी पर कराया जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नई मरदमशुमारी की सूरत में इलेक्शन का इनेकाद 90 रोज़ में मुमकिन नहीं होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि अगर इलेक्शन में इल्तवा हुआ तो उनकी जमात इस पर स्टैंड लेगी, मगर गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के सरब की तरफ से मरदमशुमारी की मंजूरी और इजरा पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाबंद सलासिल हो चुके हैं और अब 5 साल के लिए इंतखाबात के अमल से भी बाहर हो चुके हैं, फिर भी हुकूमती इत्तेहादी आम इंतखाबात से नज़र चुराते क्यों नज़र आ रहे हैं? क्या वजूहात हैं? क्या मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता 1.5 साल की कारकर्दगी के बाद इलेक्शन के अमल में उतरने के लिए तैयार है? क्या मौजूदा मौशी सूरत हाल के तनाजुर में अवामी पजीराई मुमकिन नहीं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त दिया आपने। पहले तो ये फरमाइएगा कि जो कल मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हुआ है और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात हुई कि उन्होंने भी 4 महीनों का वक्त मांगा है मरदमशुमारी के बाद, हल्का बंदियों का जो सारा मामला है। सो अगर मैं ये कहूँ कि बज़ाहिर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस साल इलेक्शंस मुमकिन नहीं होंगे, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस में ताख़ीर की वजह जो है वो हल्का बंदियाँ बनेंगी, बिकॉज एक आईनी रिक्वायरमेंट है मरदमशुमारी की और वो उसको टाइमली मुकम्मल किया गया और ये पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जिसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, जिसकी खाना शुमारी के लिए स्पार्को की सैटेलाइट से इमेजिंग ली गई, डिजिटल सेंसस ये हुआ पहली मरतबा मुल्क की तारीख में। तो देखिए उस सेंसस के नतीजे में अब डिलिमिटेशन होनी है, वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि जब भी मरदमशुमारी होगी, मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ की जाएंगी। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी भी है और उनका एक तजर्बा भी है, वो माजी में भी ये काम बखूबी अंजाम देते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ज़्यादा ताख़ीर होगी। मुझे लगता है कि अगर ताख़ीर हुई भी तो 1-1.5 महीने की होगी और इलेक्शन कमीशन इस काम को बखूबी जो है वो सरअंजाम दे लेगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन जो भी हो ताख़ीर तो है, चाहे जितनी मर्जी है, लेकिन इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी जमातें इस पर एतराज़ात उठा चुकी हैं। खुर्शीद शाह साहब ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा है कि अगर कुछ डिले करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो स्टैंड लेगी। ऑन दी अदर हैंड PTI को देख लीजिए या दीगर जमातें या कुछ इंडिविजुअल लॉयर्स जो हैं वो अपनी कैपेसिटी में कहते हैं कि जी हम चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हर ऐसे ओकेजन पे खटखटाया जाता है। सो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट से ये मामला स्ट्राइक डाउन हो सकता है? क्योंकि अगर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, अगर डिले आता है तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी? देखिए आइडियली तो डिले आना नहीं चाहिए। अब तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं
कि वो हल्का बंदियां कितनी जल्दी मुकम्मल करते हैं, क्या ऐलान करते हैं। हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन वक्त पे हो। अगर इलेक्शन किसी को सूट नहीं करता तो वो तहरीक इंसाफ को नहीं करता, बिकॉज उनके पास इस वक्त वो ग्राउंड फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, इलेक्टेबल्स मौजूद नहीं है, उनकी जमात जो है वो कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो हमें तो इलेक्शन बहुत सूट करता है कि जितनी जल्दी हो द सूनर द बेटर। तो जहां तक खुर्शीद शाह साहब की बात है, पीपल्स पार्टी मुश्तरका मफादात काउंसिल में मौजूद थी और उनके सीएम भी मौजूद थे, उनकी नुमाइंदगी भी थी। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वहां पे कोई ऐसी बात नहीं की पीपल्स पार्टी ने। देखिए, कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया। कंसेंसस से इस सेंसस पे जो है वो साइन किए गए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई ताख़ीर जो है वो गवर्नमेंट के एंड पे या रूलिंग पार्टी के एंड पे है या रूलिंग अलायंस के एंड पे है। एक सेंसस जो रिक्वायरमेंट थी 2017 का पिछला हुआ, अब दोबारा हुआ, तो वो एक रिक्वायरमेंट है जो पूरी की गई है। अब हल्का बंदियों को स्पीड अप करने में अगर तमाम स्टेक होल्डर्स अपना किरदार अदा करें तो इसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। और बट आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को आपने मजीद एम्पावर किया है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में अच्छी बात भी है, जहां पर की तारीख का ऐलान कौन करेगा वो एक मुअम्मा बना रहा, तो उस हवाले से तो अच्छी चीज़ें हैं, बट ये तासुर इससे शायद लिंक किया जा रहा है कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया है तो शायद वो आगे आने वाले दिनों में इसको मजीद जितना मर्जी बढ़ाना चाहे इलेक्शन के वक्त को बढ़ा सकता है। नहीं, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक फेयर आदमी है, मुतअद्दिद फैसले उन्होंने हमारे खिलाफ भी किए हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई इलेक्शन कमीशन के एंड पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इंटेंशन होगी। उनमें पूरी कैपेसिटी है चीज़ों को हैंडल करने की और इलेक्शन कमीशन को एम्पावर इसलिए किया गया है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, रिस्पॉन्सिबली वो अपनी जो फ़राइज़ हैं सर अंजाम देते हैं। तो एम्पावर करने का तो मकसद ये था कि उनका रोल इफेक्टिव हो और वो एफिशिएंटली जो है टाइमलाइंस के अंदर अपना काम कर सकें। उनको एम्पावर इसलिए नहीं किया गया कि टाइमलाइंस जो है वो ताख़ीर का शिकार हो। तो आई थिंक एक मॉरल सोशल प्रेशर भी होगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर बर वक्त इंतखाबात करवाने का, और वो फिर ऑब्वियसली दे कांट जस्ट इग्नोर इट। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जाने से या अदालतों में जाने से मसला हल होगा। एक ये भी आईनी रिक्वायरमेंट थी जो पूरी की गई है, अब इसको एफिशिएंटली टाइमली अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और ये एक चैलेंज है जो कि इंशाल्लाह ठीक है, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन बखूबी निभाएगा। अब इस खुद निभाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़, क्योंकि आप वकील भी हैं और अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें तो वो भी ज़रा हमें समझाइएगा कि एक तो हमने देखा है कि अगर पूरी मुद्दत करती है असम्बली तो 60 दिन, और अगर पहले तहलील हो जाते तो 90 दिन, जो कि सूरत में हो रहा है 90 दिन। अगर 90 दिन से मजीद बढ़ता है मामला, एक्सटेंड इसको करता है इलेक्शन कमीशन, सो क्या उस सूरत में कहीं पर लॉ की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि वैसे तो कानून साजी होती है, पार्लियामान होगी नहीं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होंगे नहीं, सो क्या कोई ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसा काम किया जा सकता है? नहीं, देखिए कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसके अंदर आइन की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अब आइन का एक आर्टिकल है जो कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आइन की दी हुई टाइम लिमिट के अंदर पूरी ना हो सके वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेंडर नहीं करेगी। यानी वो सिर्फ इस वजह से गैर आइनी नहीं होगी कि आइन के अंदर दी हुई मुद्दत के अंदर वो पूरी नहीं हो सकी। ये आइन की एक शिक है, वैलिड शिक है। तो एक तो हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि बर वक्त इलेक्शन हो, मगर अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई डिले आता है और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां टाइम पर मुकम्मल नहीं कर पाता, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिर ऑब्वियसली गुंजाइश मौजूद है। और जब ये मरला आएगा तो फिर लीगली इसको देखा जा सकेगा। मगर एक जो मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन का इंटेंट है कि बर वक्त और जो है वो शफाफ इलेक्शन फिलफौर करा दिए जाए। ठीक है, अच्छा, अब आप जाहिर है मैं आपके बारे में कहती हूँ, वो खैर आपकी तो ऑडियो लीक्स पे भी बड़ी बात हुई, सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें चलती रही, फिर आपकी वो एक तस्वीर बड़ी पब्लिक हो गई जब आप अदालत में मौजूद थे एन उसी वक्त जब चेयरमैन पीटीआई थे। सो आप तोशा खाना के पीछे ऐसे पड़े पहले दिन से कि कल आपने बराबरी करवा दी। सो अब इस पर जो तनकीद हो रही है वो बार बार आपने भी सुनी होगी कि जनाब ये ख्वाहिश मरियम साहिबा की थी या नवाज शरीफ साहब की थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए नहीं है, और वो फिर कल उस सूरत में हमने देख लिया जो कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हमने देखी है। सो इस पे क्या कहेंगे? देखें, ना तो मरियम साहिबा ने, ना नवाज शरीफ साहब ने, ना मैंने, ना शहबाज शरीफ साहब ने इनको मजबूर किया कि आप तोशा खाना के तहाइफ ले लें, उनको डिक्लेयर ना करें, उनको ब्लैक मार्केट में बेचें, उनसे रकम हासिल करके उसको खा जाएं, उसको अकाउंट में ना डलवाएं, थोड़े पैसे अकाउंट में डलवा दें, वो अकाउंट में डले पैसे उसकी ओरिजिनल कीमत के साथ मुताबिकत ना रखते हों,
ये सारे काम जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किए, ये उस वक्त किए जब वो लोगों को जेल में डाल रहे थे झूठे मंशियात के केसेस में। ये काम उस वक्त किए जब कह रहे थे कि मैं एसी और टीवी उतार लेता होता हूँ जेलों के अंदर से, जी। जेलों को रेगुलेट कर रहे थे बतौर वजीर आजम। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि जब आप इतना, आपका एक इक़्तिदार ऐसा था कि आप एक बदतरीन डिक्टेटर की फॉर्म में वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे और आपने चोरियां भी की, आपने कंस्पिरेसीज भी हैज की, तो आपको ये याद नहीं रहा कि कभी आपसे भी बात पुरस होगी, वक्त तब्दील हो सकता है और जो आपने तोहफे डिक्लेयर करने थे आपने डिक्लेयर नहीं किए। आप करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन के मुर्तकिब पाए गए हैं। तो ये तो किसी की ख्वाहिश पे तो नहीं हुआ। ठीक है। ये केस चला, एक रेफरेंस आया फ्रॉम द स्पीकर नेशनल असेंबली, ईसीपी में गया, एक कंप्लेंट दायर हुई, उसकी 11 माह समाअत हुई जो कि ज्यादती है। मेरे नजदीक ये समाअत बहुत भी चलती तो ये 2-2.5 माह का मुकदमा था जिसको 11 माह खींचा गया, और 11 माह खींचने के बाद, गवाहान की जिरा मुकम्मल करने के बाद, 342 की स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, मुलजिम की अदालत में आने के बाद अब मजीद गुंजाइश नहीं थी, तो ये मंतकी इंजाम तक पहुंचना था। अब जब ये केस मंतकी इंजाम तक पहुंचा है जी। तो इसमें ये बात वाज़ेह है कि आपने करप्शन की है, करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, तो ये किसी की ख्वाहिश ठीक है, नहीं लेकिन है। वो जज साहब पे बड़ा वो तनकीद कर रहे हैं ना, और वो फिर क्योंकि आई थिंक वो कोई जजेस की ट्रेनिंग कॉमनवेल्थ की तरफ से है, वो उस पर कल चले भी गए तो उनका कि जी ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड था और अगली फ्लाइट पकड़ के वो लंदन निकल गए, तो वो तनकीद तो खैर जारी है। बट अब जाहिर है वो इलेक्शन से अगले 5 साल के लिए तो बाहर हो चुके हैं, नाहिली 5 साल की हो गई है। सो अब आपको क्या लगता है कि आपकी पोजीशन और ख़ास तौर से पंजाब में इस सब के बाद बेहतर होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जज पे तनकीद, बेजा तनकीद करना मुनासिब बात नहीं है। यानी वो क्या करते, वो इनको क्लीन चिट दे देते, कहते कि मिस डिक्लेरेशन नहीं है, कह देते कि चोरी नहीं हुई, कह देते कि इसमें किसी किस्म की लीगैलिटी नहीं है, जब इतनी ग्लेयरिंग इलीगैलिटी थी। तो फिर जज को दोष देना मैं समझता हूँ इंतहाई ज्यादती वाली बात है। अच्छा। और ये इन्होंने जज को अंडर प्रेशर करने के लिए, जज को दीवार के साथ लगाने के लिए अपने जत्थे अदालत में लेके आए और उन पे प्रेशर डालने की कोशिश की। मेरे सिर्फ ये तकलीफ थी कि मैं वहां पे मौजूद था, हम पुरअमन लोग हैं, मैंने कहीं अपने वॉइस नोट में जो कि मैंने खुद भेजा था जी, मैंने नहीं कहा कि गुलेले, पेट्रोल बम, डंडे, सोटे, कील लेके आए जो कि इनके काम हैं, ना मैंने पीटीवी पे हमले का कहा था। हम तो प्रोसीडिंग सुनने के लिए मौजूद थे, जो हमारा राइट है। अब ये हमला करना चाहते थे, इनका प्लान क्योंकि नाकाम हो गया, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मेरे पे बड़ा गुस्सा है। अब जज पे अदम एतमाद, कभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अदम एतमाद, भाई आप चोरी ना करते ना, आपने क्यों की? अब जज पे अदम एतमाद करने से कुछ नहीं होगा, जवाब तो देना होता है। इनकी कोशिश होती है टेक्निकलिटीज में उलझा के मुकदमे में से फिगल आउट किया जाए। और इसके बाद जो मेरा सवाल था कि पंजाब में आपको लग रहा है कि पीएमएलएन की पोजीशन ज्यादा बेहतर होगी? देखिए, बदतरीन दौर में 2018 में जब इन्होंने हमारी लीडरशिप को सजाएं करवाई, सुप्रीम कोर्ट की एक बाकायदा सुपरवाइजरी कमेटी मौजूद थी, हमारी जमात को तोड़ा गया, हमारी आर्म ट्विस्टिंग की गई, तहरीक इंसाफ को खड़ा किया गया, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया। उस दौर में हम पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, बदतरीन हमारे साथ सलूक होने के बावजूद। अब तो अल्लाह का शुक्र है हालात बहुत बेहतर हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी पोजीशन पहली बड़ी मुस्तहकम थी और इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड हमारे धड़े मजबूत हैं, इलेक्टेबल्स हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी हमारी पंजाब में, तहरीक इंसाफ हमारे नजदीक ही लगेगी। ओके, अता ताहिर साहब, कल से एक सवाल उठ रहा है कि जब से ये चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से आपका मैंने रिएक्शन देखा है, मरियम औरंगजेब साहिबा का देखा है, बट नवाज शरीफ साहब का या मरियम साहिबा की तरफ से इस पर कोई बात नहीं हुई या ट्वीट नहीं हुई, तो ये खामोशी का कोई राज है, कोई खास वजह? बहुत बड़ा राज है। अच्छा। और ये खामोशी बड़ी एक पुरस्कार खामोशी इसलिए है मैं वही पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं बहुत बड़ा राज है। ये लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते किसी और के केसेस के अंदर, ना इनकी तवज्जो होती है ना दिलचस्पी होती है। अच्छा। ये उनका काम नहीं है। वो पार्टी लीडर्स हैं, वो लीडरशिप की पोजीशन पे हैं, उनका विजन होता है पाकिस्तान की तरक्की, मोटरवेज बनाना, उनका विजन होता है पार्टी को आगे लेके जाना। आप यकीन माने, ये जो आपने नाम लिए सारों के, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में, विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स में, सियासी इंतकाम में, या अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनके केसेस में बेजा दिलचस्पी लेने में यकीन ही नहीं रखते। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो ये खान साहब की तरह थोड़ी है कि इसका एसी उतार दो, उसका टीवी उतार दो, वो कितनी अजियत में है, मरियम को सजाए मौत की चक्की में बंद कर दो। तो वो उनका बिल्कुल दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस, उनको बिल्कुल इस चीज का कोई
वो नहीं होता कि जी खान साहब बट क्या जब कर रहे हैं। केस चल रहा था, क्योंकि उसके फिर वो मरियम साहिबा के उस वक्त ट्वीट्स आ रहे होते थे ना कि तलाशी क्यों नहीं दे तो रहे, बिल्कुल तो ऑब्वियसली जो अखबारों की हद तक, खबर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक, टीवी की हद तक उन्होंने जरूर फॉलो किया होगा, बट उनकी इसमें कोई इतना इंटरेस्ट या कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, अब ओके, कल से एक और तनकीद भी, क्योंकि आपसे सारे सवालों के अब जवाब ले लें, क्योंकि आपने ये केस देखा भी है। ये एकदम से जो सवाल उठा कि जनाब यहाँ पे फैसला होता है और फौरी तौर पे गिरफ्तारी हो जाती है, तो कैसे पता था इस्लामाबाद पुलिस को, वो ऑलरेडी कैसे पहुँच गए थे? एंड सेकेंडली, वाई अटक जेल? इस पे भी कि जी 99 में नवाज शरीफ को साहब को अटक जेल भेजा गया था, तो कोई बदला तो नहीं है? ये किसी की ख्वाहिश पे है या फैसला किसने किया अटक जेल भिजवाने का? पहली बात ये है कि जब अदालती ऑर्डर आता है उसमें अरेस्ट के ऑर्डर्स दिए होते हैं कन्विक्शन के, तो वो फिर अगर इस्लामाबाद पुलिस उस शहर में नहीं है जहां पे ये गिरफ्तारी अमल में लाई जानी है, वो ऑफिशियली उस शहर की पुलिस से रब्ता करते हैं और उनको वो ड्यूटी डिस्चार्ज करने का कहते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर ये होता है वेरेवर ही और शी में बी, जिस भी शहर में है गिरफ्तार किया जाए। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर से एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वो बेगुनाह थे, उन पे केस भी कोई नहीं था, तो वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने किया था। अब जो फोर्स जहां मौजूद है उसने करना है ना, तो इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस से ऑफिशियली राब्ता करके उन्हें कहा कि गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, ये कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो कंप्लाई करना था। देखिए, अटक का फैसला ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए किया, क्योंकि इवन एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल था कुछ 10-15 लोग तो निकलेंगे ना, तो मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5, हाँ कुछ 6 लोग जरूर निकले पूरे पाकिस्तान में। आपने उंगलियों पे गिन लिए? मुझे भूल गया था, मैं पहले वो कहते हैं इतना डरा दिया है ना कि अब लोग निकल नहीं रहे, वरना अगर ना ये तो टक्कर के लोग थे ना सादिया साहिबा जी, ये टक्कर के लोग नहीं थे? बिल्कुल थे, ये टक्कर के लोग थे, ये इनकलाब वाले थे, ये ठोक दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, अपने हाथ से फांसी दे दूंगा, ये तो पेट्रोल बम वाले थे। तो इनको क्या हो गया, कैसी आफत आ गई कि शहर सुनसान है, गलियां वीरान हैं, चौक चौराहों पे सन्नाटा है। मैं तो खिड़की खोल खोल के बाहर देखता हूँ कि अभी कोई मॉब आएगा और पेट्रोल बम फेंकेगा, बट आपने शायद फैसलाबाद के मनाजिर नहीं देखे जहाँ पर मैंने देखे थे फैसलाबाद के पुलिस वो खड़े, वो भी ना, वो 7 लोग थे, वो तकरीबन 2.5 मिनट खड़े रहे हैं, 2.5 मिनट, और फिर उन्होंने पुलिस को देखा तो वो पहले उसने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर सारे भाग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर घुस गए। तो ये ऐसे ही होता है जब आपने पॉलिटिकल वर्क हो ना, सोशल मीडिया पे आपने बड़के मार के लोगों के नारे सुन के बाहर आप निकल आए, ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ है। कभी सियासी जद्दोजहद की हो तो पता हो, क्योंकि पैराशूटर लोग हैं तो इनको समझ नहीं आती कि ये असल रियलिटी क्या है इस मुल्क में। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्लोगन फॉर दिस इलेक्शन कैंपेन फॉर अपकमिंग इलेक्शंस? हमारा इलेक्शन स्लोगन बिल्कुल क्लियर है, हमने पास में परफॉर्म किया, करके दिखाया था, करके दिखाएंगे। और करके दिखाया था में मोटरवेज हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां हैं, 16,000 मेगावाट बिजली है, इस मुल्क का हर कोना कोना मोटरवे से कनेक्टेड है। इस मुल्क में इसके दफा को नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए एटमी धमाके हमने किए, पीपल्स पार्टी ने बुनियाद रखी उस प्रोग्राम की। तो हमारा तो बड़ा क्लियर विजन है, करके दिखाया था, करके दिखाएंगे, क्योंकि 2013 में हमारा स्लोगन था, बदला था पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान। आवर स्लोगन इज क्लियर, हमारा वे फॉरवर्ड बिल्कुल क्लियर है। इंशाल्लाह ये इलेक्शन क्लिंच करेंगे और पाकिस्तान को जो है वो एक अजीम मुल्क बनाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच अता उल्लाह कारर साहब फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार करने के बाद अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की तरफ से फैसले को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया गया है और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के ज़ेर सदारत इजलास में मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ के सरबराह को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया और फैसला जल्दबाजी में किया गया। तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फैसले से पहले गिरफ्तार करना गैर कानूनी है और सियासी मकासद के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया है और फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाएगी। हुकूमती तर्जमान और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक जाहिर ना करने का बयान दिया है और उनको हुकूमत ने गिरफ्तार ही नहीं किया, ये कहना था मरियम औरंगज़ेब साहिबा का।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल करने के बाद सजा सुनाई है। अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करना होता तो अप्रैल 2022 में ही गिरफ्तार कर लेती। ये बयानात उन्होंने एक इंटरव्यू में दिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास आखिर अब कानूनी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल सकेगा या नहीं? बात हैं जिन पर बात करने के लिए इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनी माहिर जहांगीर खान जदून साहब। बहुत शुक्रिया जदून साहब प्रोग्राम में वक्त निकाला। जदून साहब ये बताइए, सबसे पहले इस वक्त अटक जेल वो जा चुके हैं, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं या जो उनके लॉयर्स कह रहे हैं? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में भी कल कोई कह रहा था कि एक पिटीशन दायर कर चुके हैं वो। ये देखें, जो इनको सज़ा हुई है वो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 174 है, उसके तहत सज़ा हुई है। तो इसकी सेक्शन 190 है, उसमें इनको जो है 30 डेज़ के अंदर ये अपील कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 30 डेज़ में, क्योंकि सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत ने तो अपील भी वही होगी। यहाँ जुरिस्डिक्शन बनती है, लाहौर में तो इस केस की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो अब अपील करेंगे तो फिर देखेंगे कि इनका केस जो है अपील में क्या पॉइंट उठाते हैं, क्या इनका मेरिट बनता है। तो जहाँ तक जल्दबाजी का सवाल है, मेरे ख्याल में जल्दबाजी का लफ्ज़ इनके लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये समरी ट्रायल का केस था, 1 महीने या 2 महीने से ज़्यादा इसके केस में नहीं लगते। देखें ना, जब से इन्होंने केस को कोर्ट ने सीरियस लिया है तो उसके बाद तो 10-12 दिन में फैसला हो जाता है। उन्होंने एक दफ़ा इवन हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप 7 दिन के अंदर इनका डिसाइड करें चीज़ें। तो इसमें समरी ट्रायल था, क्योंकि ऑलरेडी इस पे ज़रा आइए, क्योंकि 7 डेज़ का टाइम दिया था ना, तो इस पे वो ज़्यादा बात करें कि भाई 7 दिन का टाइम दिया था तो फिर 1 में ही क्यों कर दिया? 7 दिन का नहीं, उस वक्त 7 दिन का, अभी इस वक्त नहीं दिया था 7 दिन पहले जब इन्होंने हाई कोर्ट में गए थे तो उस वक्त। अभी इस दिन तो उन्होंने कहा था जाके तो आप फाइनल आर्गुमेंट ज्वाइन करें। 7 डेज़ ही हमारे पूरे नहीं, नहीं, ये वाला 7 डेज़ नहीं, 7 डेज़ पहला था, उसमें उन्होंने कहा था कि इनका जो ये कह रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये वाले पॉइंट्स आप डिटरमिन करें। तो उस वक्त ये पेश नहीं हुए, फिर उन्होंने 5-6 3 पेशियों में गए। जी, फिर उन्होंने डिसीजन दे दी था। अब जल्दबाजी का बात यह है कि अगर आपने पहले तावन किया हो कोर्ट से, तो उन्होंने पहले तो देखें ना, 1-2 महीने का सारा केस है, तो ये तकरीबन 10 महीने या 9 महीने से करीब होने को है कोर्ट में केस चल रहा है। समरी ट्रायल होता है, मतलब इसकी चीज़ें डिटरमिन है, सिर्फ कोर्ट ने इसको री एग्जामिन करना है एविडेंस को, क्या है या नहीं है। बाकी जहाँ पे देखें मेरिट की बात है, तो अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं तो फिर वहाँ पता चलेगा कि इनके पास क्या जवाब है। इन्होंने बेसिकली मेरिट पे केस तो लड़ा ही नहीं यहाँ पे। इन्होंने 3 जो बेसिक चीज़ें थी, टेक्निकलिटीज़, उन पे अपना केस, नंबर 1 लिमिटेशन कहते हैं जी 134 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 की, उसका जो क्लास 4 है उसमें कहते हैं जी 120 डेज़ टाइम होता है, तो उसमें इन्होंने जी विद इन टाइम्स ये कंप्लेंट फाइल नहीं की है। इनका दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि जो ऑथराइजेशन होती है केस फाइल करने की, वो इलेक्शन कमीशन देता है, वर्ड लिखा हुआ है कमीशन। तो उन्होंने कहा जी ये सेक्रेटरी ने दे, ये भी जो है वो टेक्निकल ऑब्जेक्शन था। तीसरा इनका ये था कि ये जो कंप्लेंट होती है ये पहले मजिस्ट्रेट के पास आती है, जो मजिस्ट्रेट होता है, तो उसके बाद वो कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद फिर जो केस अगर सेशन कोर्ट का बनता हो तो सेशन कोर्ट को भेजता है। अच्छा, बेसिकली 3 इन्होंने ये नहीं कहा हमने ये रिकॉर्ड छपाया है, नहीं छपाया, तो नहीं आया कि नहीं आया, हमने ये क्यों किया है, तो क्यों छुपाए थे, ये इसमें क्या रीज़न थे, ये इन्होंने कोई नहीं दिए। तो वैसे मुझे समझ में नहीं आ रही है, हम कल भी खैर प्रोग्राम में बात कर रहे थे, ख्वाजा हारिस साहब जैसा इतना बड़ा वकील, गो कि उन्होंने पहले नवाज शरीफ साहब को नायल करा दिया था, देखें अब इनको करा दिया है, बट उनको नहीं पता थी ये चीज़ें, उन्होंने मेरिट्स पे बात ही नहीं की। एक तो ये बात है ना कि इन जो केसेस होते हैं थोड़ा इनमें पीछे से मसले मसाइल भी होते हैं, तो इसमें ये नहीं कि पूरा वकील का ही कसूर होता है। देखें पहले तो मैंने कहा ना पीटीआई वाले ये तो चार्ज ही फ्रेम नहीं कर रहे थे पहले। मैं ये समझता हूँ अगर ये नवंबर में जिस तरफ केस आया था ना, उस वक्त ये तावन करते, केस जल्दी होता, अभी तक ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुके होते अपील के अंदर, और इनका ये केस जो है डिसाइड हो जाता। अब इस केस का ये तो एक किस्म का आप समझिए कि ट्रेलर है इस केस का। अच्छा। एक्चुअली जो इनके खिलाफ केस है ना, अब पहले तो ये लाहौर से आते थे या इनके जी बहाने थे जी हमें 200 केस हैं, इधर है उधर है, हम नहीं पेश होते। अब इनके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इनका जो बहुत सीरियस जी अलकादर ट्रस्ट है, नैब वाला केस है, इसके बाद साइफर है, इसके बाद इनका एक वो मर्डर है कोटे वाला, वो भी केस है, बाकी केस है। तो अब इनके पास जवाब नहीं है ना। अब ये है कि ये क्योंकि पुलिस की कस्टडी में ये तो नहीं कह सकते जी मैं आज बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं आज इधर हूँ उधर हूँ। इनकी हाजिरी तो हर सूरत में भी हर केस में लगनी बहुत आसान है। और वो आप कह रहे हैं ज़्यादा खतरनाक केस ज़्यादा है, क्योंकि इनका अभी मेरा नहीं लगता ये जिस तरह कह रहे हैं जी 2 दिन में ज़मानत हो जाएगी, 2 दिन वाला केस है नहीं है ज़मानत होने वाला। अच्छा, क्योंकि अगर मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ज़्यादा कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है? नहीं सस्पेंड इतना जल्दी नहीं करती हाई कोर्ट। देखें ये मंडे को अगर अपील फाइल करते हैं
तो ये पहले आर्गूमेंट करेंगे अपील पे, फिर उनको नोटिस होगा, फिर वो आएंगे, फिर वो आर्गूमेंट करेंगे। इट विल टेक टाइम्स। एक तो छुट्टियाँ हैं तो इतना नहीं है, आल दो कि इनके केस बहुत जल्दी लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक दिन दरखास्त देती है, दूसरे दिन केस लग जाता है, लेकिन देखिए ना एक केस की नोयत होती है, तो इसमें इतना जल्दी नहीं है कि सुबह केस में जाएंगे इनकी सजा सस्पेंड हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में कोई किरदार अदा कर सकता है इनके केस में, इनकी गिरफ्तारी में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखे ना, जब तक हाई कोर्ट से नहीं मामला, हाँ, जब देखें कि एक टियर बना हुआ है, राइट ऑफ अपील इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पे डिविजनल बेंच जो है DBS का केस सुनेगी। उसके बाद अभी समर वेकेशन है, ठीक है, हो सकता है इनका केस जो है अभी लगे 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद नोटिस होता है, कुछ होता है, फिर उसके बाद अगर इनको रिलीफ नहीं मिलता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अब इसलिए फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये इतने 2-4 दिन का, हफ्ते का केस नहीं, इस तरह कह रहे हैं। इसमें तो मुझे लगता है 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। तो जो ही जब ये केस खत्म होगा तो अलकादर ट्रस्ट जो है कम से कम आप कह रहे हैं 2-3 महीने से पहले तो मुश्किल है। उसके देखें ना, इनकी देखें दूसरे जो केस है ना नैब वाले, वो प्री रेस्ट बेल पे हैं, तो अगर वो बेल नहीं देते उसमें रेस्ट कर लेते हैं इनको नैब वाले केस में। तो उसमें तो सिर्फ अभी इन्होंने लॉ दोबारा अमेंड किया है। पहले 90 डेज रिमांड था, फिर नैब के अंदर अमेंडमेंट आई, 14 डेज रिमांड किया है। अभी दोबारा उन्होंने अमेंडमेंट करके 30 डेज रिमांड है, सिर्फ रिमांड है। अगर नैब की कस्टडी इनको ले लेती है 1 महीने के बाद नैब, तो 30 दिन का तो इनका रिमांड है, फिर आगे बेल होती है, नहीं होती, फिर मतलब अब इनका अगर एक आध केस होता तो फिर तो मसला, इनको और बड़े सीरियस केसेस हैं। ठीक है, तो अगर एक में जमानत हो भी जाती है तो दूसरे में अरेस्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता 2 में कोई आगे इस तरह की वो नहीं कर सकता प्रोडिक्शन की हाई कोर्ट क्या करेगी या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो बाज़ाहिर तौर पर एज ए वकील, एज ए लीगल ओपिनियन के जो केस आ रहे हैं ना, क्योंकि इनकी बेलें बहुत ज़्यादा केसों पर, ये ऑलमोस्ट जितने भी केस हैं ये प्री रेस्ट बेल पे हैं। ठीक है, अच्छा ये पोस्ट रेस्ट भी नहीं है इनकी। ठीक है, ये बताइए कि ये किस मुजरिम को किस जेल में रखा जाएगा, ये फैसला कौन करता है? क्योंकि कल से ये भी बहस चल रही है कि इनको अटक जेल क्यों भेज दिया। ये होता है कि वैसे तो पहली बात तो ठीक है कि इनका जो वारंट था कमिटमेंट का, वो था अडाला जेल के लिए, ठीक है, क्योंकि जो जिस कोर्ट ने सजा दी है उन्होंने कहा जी आप अडाला जेल ले जाए, ठीक है। लेकिन अडाला जेल के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, जेल के सुपरडेंट कहता है या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या एक हाई प्रोफाइल ये कन्वेक्ट है, हम इसको नहीं रख सकते या और कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी दूसरे जेल में उनको शिफ्ट कर दे और उनके जो मुलाकात वाले या उनके जो फैमिली मेंबर उनको बता दें कि इनको हम वहाँ पे शिफ्ट करें। तो आप सारे मीडिया को पता है वो कहाँ पे है, तो ये रीज़न है। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो उसको डिसाइड करती है जेल के एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे। जी, वो IG प्रेसिडेंट या दूसरे में वो लोग होते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जेल के मामला तो फिर गवर्नमेंट ने देखने ना, कि कोर्ट ने अडाला जेल कमिट किया था कि जो वारंट था कि आप जो है अडाला जेल जाएंगे। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को कैद हुई थी तो वो इस्लामाबाद से हुई थी, लेकिन वो कोर्ट लखपत जेल में चले गए थे। उन्होंने कहा था मुझे वो नज़दीक है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो फिर कोर्ट ने कहा ठीक है आपको कोर्ट लखपत जेल भेज देते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया है, इन दोनों केसेस में आपने देखा होगा PTI की जो तनकीद हो रही है वो यही हो रही है कि जनाब वहाँ से ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो इसलिए इनको गिरफ्तारी हो गई। दोनों केसेस के अंदर क्या मुमासलत क्या है? नहीं देखिए, मालूस की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब के साथ तो उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे थे, मतलब उनके साथ तो जो ज़्यादती की गई है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, पूरी सुप्रीम कोर्ट मैंने 5 मेंबर बेंच, सीनियर मेंबर बेंच, उनको 2 मिनट में डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने कहा जी आपने तनख्वाह नहीं ली। फिर उसके बाद कोई राइट ऑफ अपील नहीं उनको दिया गया। फिर उसके बाद देखिए मॉनिटरिंग जज बिठा दिया गया नैब के अंदर। नैब के अंदर देखें ना, मैं ये कह रहा हूँ ना इसलिए कि ये नैब का केस बहुत सीरियस है, उसके अंदर सजा भी ज़्यादा है, डिस्क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है। ये तो अभी बिल्कुल ट्रेलर है, इनका कुछ भी नहीं हुआ। तो नैब के केस में क्या सजा आप कह रहे हो? डिस्क्वालिफिकेशन नैब के केस में 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जी, 10 ईयर की डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है बंदा। तो वो फिर केस यानी अगर उसको देखा जाए कि 5 साल के लिए अभी नाअहल कर दिया, अगर वो केस है आप जो कह रहे हैं, वो केस चलता कितने हो सकता है वो, तो फिर 6 महीने चलता है, नैब का केस साल चलता है। सियासत से आउट पाकिस्तान, सियासत से तो देखो आउट करना मैं नहीं कह सकता, अमली पॉलिटिक्स में तो नहीं आ सकते ना, इलेक्शन तो नहीं कंटेस्ट कर सकते। तो जाहिर है अभी देखें ये इन्होंने सारा जितना है ना, कहते हैं ना अपने लिए कुआं खुद ही बनाया था। जो ही केस होता था, अब ये देखें इनकी ट्वीट देखें, कह रहे थे जी ये पनामा केस का जो है ना फैसला जो है कोर्ट जो है हियरिंग डे टू डे करे। और जस्टिस जो साकब निसार थे उस वक्त के, उन्होंने कहा जी हफ्ते इतवार को आप क्यों अदालत लगाते? अगर मैं इतवार को लगा सकता हूँ तो ट्रायल कोर्ट नहीं इतवार को कर सकती काम, आप हफ्ते को भी करें इतवार को भी करें, जितना जल्दी हो सकता है। उनका तो साथ उनको तो ये 9 बजे बुलाते थे जज साहब, वो कहते जी आप 12 बजे आ जाएँ, आप 11 बजे आ जाएँ, और 8:45 बजे। उन्होंने अदालत के साथ बड़ा ही कोऑपरेट किया और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आता नहीं हूँ, बीमार हूँ
ये है वो उन्होंने किया और फाइनली आपको देखा फिर क्या हुआ है, उनको भी सज़ा हो गई। तो उनकी सज़ा को तो बहुत ज़्यादा जुडिशरी उनके पीछे भी पड़ी हुई थी। तो यानी वो वाला केस इस केस से नहीं, वो वाला केस नहीं है ये। तो अब देखें ना, ये तो हो सकता है जो मतलब इनका तोशाखाना का केस है, 3 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है, 1 लाख रुपए जुर्माना है। और आगे अगर हाई कोर्ट इनको आगे पीछे कर देती है तो केस ही खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट के अंदर अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील है। इनको मतलब फोरम प्रॉपर दिए गए हैं लीगल, इनके साथ उस तरह के कोई लीगली वहाँ पे नहीं था ना, वो एब्सोल्युटली उन केस के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। एक आखिरी चीज़ भी बताइएगा कि अभी जो बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, और नवाज शरीफ साहब के केस में भी हुआ था कि अगर ज़ाहिर नाअहली हो जाती है तो फिर उनको अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हाथ धोने पड़ेंगे। ये देखेंगे जुल्फ़िकार भुट्टो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PLD 2018, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जुल्फ़िकार भुट्टो के वकील हैं, वो उन्होंने कहा जी एक बंदा अगर कॉन्वेक्ट है तो वो खुद अगर इलेक्शन में ऐसा नहीं ले सकता तो वो MNA और सेंटर किस तरह। आपको याद होगा कि जो सेनेटर को टिकट दिए गए थे वो वापस किए गए इलेक्शन कमीशन, बल्कि वो उन्होंने कहा ये आप ये वाला जो निशान है शेयर वाला, इस पे आप जो टिकट था वो तो इनवैलिड हो गया। आप फिर किसी ने आज़ाद लड़ा, फिर किसी ने दोबारा जो है, तो वो सारा प्रोसेस मैंने कहा ना, इन्होंने कुआं खुद ही बनाया था, अब उसमें खुद ही आप गिर गए हैं। ये खुद देखें ना, आप इतनी कम्प्लिकेशन बना के गए हैं, आप पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, आप पार्टी के टिकट नहीं दे सकते। उस केस में तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे ना, वो नवाज शरीफ साहब बड़े भाई हैं, वो उनके सुन लेते। कन्वेंशन हुआ बिल्कुल, हमने फिर इलेक्शन कमीशन में हमने केस किया। इलेक्शन कमीशन के बाद जो है फिर उन्होंने कहा जी ये नहीं है प्रेसिडेंट, तो फौरन उन्होंने कन्वेंशन बुला के पार्टी का प्रेसिडेंट चेंज कर दिया। अब इनकी पार्टी का प्रेसिडेंट अब मुझे नहीं पता शाह उनको रशीद साहब को बनाते हैं या उनको बना दिया है क्या है, नहीं अभी तो किसी को नहीं बना। अभी तो ये कह रहे हैं ना वो जेल में भी मामला अपने हाथ में रखे, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल इसलिए कि इन्होंने खुद सारे काम किए हुए। आपकी बातों से यही लग रहा है कि फिलहाल नियर फ्यूचर में कोई रिलीफ नहीं है इनके लिए, बल्कि आपको नियर फ्यूचर में मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हालात वाक़यात लग रहे हैं ना, जो नेचर ऑफ द केस है वो मैं आपको सामने रख लाऊं कि देखें ना, एक आम बंदे का अगर कैद होती है तो कितना इतनी जल्दी तो नहीं फैसला होता। तो अब छुट्टियां भी हैं तो मेरा ख्याल में आगे काम जो है इनका 2-3 महीने तक आगे चलेगा। जहांगीर खान जदूल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। पाकिस्तान इज़ आर इजराइल, पाकिस्तान हमारा इसराइल है। चीनी डिप्लोमेट का ये जुमला पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में एक अहम संग मील का हामिल है। 2010 में एक चीनी सफारतकार ने यह तारीखी जुमला उस वक्त अदा किया जब एक अमरीकी सफारतकार ने चीन की पाकिस्तान के लिए गैर मशरूत हिमायत पर सवाल उठाया। चीनी सफारतकार ने तंज़िया अंदाज में पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को एक जुमले में समोते हुए कहा कि पाकिस्तान इज़ आर इजराइल। अब इसका मफहूम क्या है? जिस तरह अमेरिका हर मुश्किल और कठिन सफारती महाज पर इसराइल को तन्हा नहीं छोड़ता, उसी तरह चीन भी अपने दोस्त ममालिक का मुश्किल मराहिल में हमेशा साथ देता है। यही वजह है कि मगरबी दुनिया और बिलखसूस हमारे हमसाया मुल्क भारत में, जिससे कई दहाइयों से हमारे तलखी के ताल्लुकात रहे हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि चाइना इज पाकिस्तान लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। क़याम पाकिस्तान के बाद एक तरफ कश्मीर के महाज पर भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत किए हुए था, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए अपने रियासती अमूर के साथ अहम चैलेंज अपने हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करना था। पाकिस्तान के अहम हमसाया ममालिक में चीन अपने जोग्राफिया की बदौलत एक अहम मुल्क था। 1950 में पहली मरतबा पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की शुरुआत हुई और मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले चीन को तस्लीम किया, जिसको चीन बड़ी कद्र की निगाह से देखता है। 1950 में शुरू होने वाले ताल्लुकात बाहमी जोग्राफियाई और सियासी मुफादात पर मबनी रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक चीन पाकिस्तान का वाहिद हमसाया है जिसने पाकिस्तान की गैर मशरूत तौर पर पहली पुकार पर मदद की। 1965 की पाक भारत जंग के बाद 1966 में चीन ने पाकिस्तान को फौजी इमदाद देना शुरू की। 1966 में स्ट्रेटेजिक अलायंस का आगाज हुआ। न सिर्फ फौजी इमदाद, चीन ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर को भी बेहतर बनाने में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान चीन की मदद से फाइटर जेट JF-17 भी तैयार कर रहा है और दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन भी इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात को बरकरार रखना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम जुज़ है। CPEC मंसूबा भी पाक चीन दोस्ती का एक लाजवाब तोहफा है जिससे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान किसी भी लम्हे चीन का साथ निभाने में पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान ने भी हर मुश्किल घड़ी में चीन का साथ दिया है।
मगरबी दुनिया बिलखुसूस अमरीका के साथ चीन के सफारती ताल्लुकात की बेहतरी में पाकिस्तान ने नुमायां किरदार अदा किया। अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की ख्वाहिश के बावजूद अमरीका चीन के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में नाकाम रहा। ये वो वक्त था जब अमरीका और चीन को करीब लाने में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसके बाद 1971 में अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर चीन का खुफिया दौरा करने में कामयाब हुए और जहां उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट माओ जेडोंग और प्रीमियर जू एनलाई से हुई, जिसके बाद चीन और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात उस्तवार करने में मदद मिली। चीनी हुकूमत भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने अमेरिकी सदर की कोशिशों को सराहा। अमेरिकी सदर निक्सन सोवियत यूनियन की तरफ से बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते थे। खुफिया दौरे के बाद किसिंजर ने 1972 में बीजिंग का सरकारी दौरा किया। गुज़श्ता माह 21 जुलाई को अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी खारजा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने चीन का प्राइवेट दौरा किया। हेनरी किसिंजर का 1971 के बाद चीन का ये 100वां दौरा और इस वक्त हो रहा है जब उनकी उम्र भी 100 बरस हो चुकी है। इसी दौरे के दौरान उनकी खुसूसी मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग से हुई, जिसको दुनिया भर के अखबारात ने खुसूसी कवरेज दी। इसी मुलाकात के दौरान चीनी सदर ने हेनरी किसिंजर को सराहते हुए एक पुराना दोस्त करार दिया और ये कहा कि चीनी अवाम किसिंजर और अमेरिका के साथ अपने मुल्क के दोस्ती को कद्र की निगाह से देखते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मजीद कहा कि हम अपने पुराने दोस्त और चीन अमेरिका ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए चीनी और अमेरिकी अवाम के दरमियान दोस्ती को बढ़ाने के लिए जो भी उनकी शराकत दारी रही है उसको कभी नहीं भूलेंगे। हेनरी किसिंजर का कहना था कि चीन का दोबारा दौरा करना एक अजीम एजाज़ है। साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात 52 बरस बाद उसी स्टेट गेस्ट हाउस के उसी कमरे में हुई जहां 1971 में उनकी मुलाकात चीनी वजीर आजम जू एनलाई के साथ हुई थी। चीनी सदर की किसिंजर के साथ मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब दीगर अमरीकी ओहदेदार भी चीन के दौरों पर आए हुए थे, मगर अमरीकी सदर से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अलबत्ता चीनी सदर की अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी बिल्किन के साथ गुज़श्ता माह मुलाकात हो चुकी है। अहम और गौरतलब बात यह है कि गुज़श्ता 15 साल से चीन और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात में तनाव देखा जा रहा है, जिसमें सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में खातिर खा इजाफा हुआ। मगर इसके बावजूद अमेरिका और चीन सफारती ताल्लुकात की बेहतरी की अहमियत को खूब समझते हैं और कोशिश में मसरूफ़ हैं कि सफारती और तिजारती ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके। आज की तारीख में हम ये सवाल उठाने में हक बजानिब हैं कि जब आज से 13 बरस कबल चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में ये कह चुका था कि पाकिस्तान हमारा इसराइल है, तो क्या वजह है कि हम इस बात का सफारती सतह पर ज़्यादा भरपूर फ़ायदा ना उठा सके? क्या वजह है कि आज से 10 बरस पहले होने वाले चीनी प्रोजेक्ट सीपेक के बावजूद ताल्लुकात की जो नहज आज अचीव हो जानी चाहिए थी, हम उस हद तक क्यों ना जा सके? आज अमेरिका भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ब्लॉक बनाने में आगे है, लेकिन उसके बावजूद चीन के साथ सफारती सतह पर मामलात बेहतर करने के लिए मुलाकातें भी कर रहा है। और हमारे मुल्क के लिए कहे गए चीनी सफारतकार के ये अल्फाज कि पाकिस्तान इज़ार इज़राइल, पाकिस्तान हमारा इसराइल है, तारीख में सुनहरे हरूफ से तो लिखे जाएंगे, मगर हमें देखना होगा कि ताल्लुकात की मजीद बेहतरी कैसे मुमकिन होगी। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.